क्योंकि सामाजिक संगठन प्रदेश के अंदर जुल्म जाति नहीं रोक सकते, आप सबको पता है। इसका मैं आपको एग्जाम्पल भी देता हूं। अगर सामाजिक संगठन जुल्म जाति और आप पे अत्याचार आप रोक लेते, आपको समझाने का अधिकार दिला देते, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पार्टी नहीं बनानी पड़ती। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सबसे पहले 1935 में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया, 1942 में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया, और 1935 में उससे पहले बनाया डिफरेंस क्राफ्ट सोसाइटी, माने कि डिफरेंस क्राफ्ट सोसाइटी बनाई, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया। इन सब के बाद लेबर पार्टी बनाई, ILP जिसे बोलते हैं, इंडियन लेबर पार्टी बनाई। मकसद साफ था कि सामाजिक संगठन बना करके हम संवैधानिक अधिकारों को लागू नहीं करा सकते, इनकी मांगों को लागू नहीं करा सकते। इस सामाजिक संगठन बना करके हम इनको सत्ता के शिखर तक लेके नहीं जा सकते। सामाजिक संगठन बना करके हम इनके हित में कोई काम नहीं कर सकते। और अगर हित में काम करना है तो हमारे पास राजनीतिक पावर हाथ में होनी चाहिए, और राजनीतिक पावर पाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ILP बनाई, इंडियन लेबर पार्टी, और उसके बाद फिर बाबा साहब ने RPI बनाई। 30 सितंबर 1956 को बाबा साहब उनके परिनिर्वाण से पहले इसकी घोषणा की उन्होंने कि मैं बहुत जल्द RPI बनाऊंगा, जिसका नाम पार्टी बनाऊंगा, पॉलिटिकल पार्टी बनाऊंगा, और उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम होगा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, माने कि RPI। ये बात 30 सितंबर 1956 के मुंबई में घोषणा की बाबा साहब ने। और सितंबर के बाद आप सबको पता ही है, बाबा साहब 3-4 महीने बाद बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस हो गया, परिनिर्वाण हो गया, बाबा साहब हमारे बीच नहीं रहे, फिर पार्टी बनी। फिर उनकी जो पार्टी, जो बाबा साहब का सपना था, उस पार्टी का निर्माण 1 अक्टूबर 1957 को माने कि 1 साल बाद उनके बेटे यशवंत राय ने, रूपमती ने, ये 3-4 लोगों ने मिलकर, नागराज ने, 3-4 लोगों ने मिलकर के RPI बनाई। और फिर RPI दूसरा लोकसभा चुनाव जब हुआ पूरे देश के अंदर, तो दूसरे लोकसभा के चुनाव में 6 सीटें पार्लियामेंट वो जीतने में कामयाब थी। पहली चुनाव में बाबा साहब की जो पार्टी थी, बाबा साहब के बाद पहला चुनाव लड़ी, दूसरा लोकसभा का चुनाव, और दूसरे लोकसभा के चुनाव में 6 सीटें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के RPI जीत गई। उसके बाद पूरे देश में हलचल मच गई, अरे RPI को रोको, RPI बहुत ही बढ़ रही है, और RPI को रोकने का षड्यंत्र चल गया। और आप सबको पता भी है कि RPI को खत्म करने के लिए किस तरह से भंडारा के अंदर संत गार्गे हाल में एक RPI और कांग्रेस के लोगों के बीच में समझौता हुआ, जिसमें 1 सीट RPI को, बाकी सारी सीटें कांग्रेस को मिली। और उस वक्त मानव श्री कांशीराम साहब उसी पार्टी में काम कर रहे थे। 1963-64 की नौकरी छोड़ने के बाद मानव श्री कांशीराम साहब उसी में काम कर रहे थे। ये करीब जो बामसे बनी 1973 में, उससे 10 साल पहले, माने 63-64 में RPI में काम कर रहे थे। 53-54 में नौकरी छोड़ी, 63-64 की बात है ये। RPI के मेंबर बने हुए थे मानव श्री कांशीराम साहब, और इस अलायंस के खिलाफ बोला, कहा कांग्रेस ने पूरी तरह से RPI पे कब्जा कर लिया है, और सारी सीटें कांग्रेस ने लिए। 1 सीट जो रूपमती जी की थी, दादा साहब रूपमती जिनको बोलते थे, उस 1 सीट को भंडारा की उनके लिए छोड़ दी। आप समझ सकते हैं RPI खत्म करने की कांग्रेस ने कितनी चाल लिखी, और वही किया भी। RPI में जितने भी राइट हैंड लोग थे बाबा साहब के, उन सारे लोगों को उसने तोड़ लिया, और उनको कहीं मंत्री बनाया, किसी बोर्ड का चेयरमैन बना दिया, किसी निगम का चेयरमैन बनाया, किसी को लाल बत्ती दी, किसी को पैसा दिया, ऐसे करके उन सभी लोगों को तोड़ के किनारे कर दिया और RPI को खत्म कर दिया। उसी के बाद ये BSP का उदय हुआ। 6 दिसंबर 1973 को मानव श्री कांशीराम साहब ने सबसे पहले बामसेप की घोषणा की कि हम अगले 5-6 सालों के अंदर बामसेप बनाएंगे, लाखों कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा संगठन बनाएंगे, जो इस देश के अंदर बहुजन आंदोलन की रीढ़ होगा, जो इस देश के अंदर बहुजन आंदोलन की रीढ़ होगा। कि मानव श्री कांशीराम साहब, आप सबको पता ही है कि मानव श्री कांशीराम साहब साइंटिस्ट थे कि नहीं थे? वैज्ञानिक बोलते हैं। मानव श्री कांशीराम कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं थे, वैज्ञानिक थे। जहां पर DRDO है, जहां मिसाइल्स बनती है, जहां पे परमाणु बम बनाए जाते हैं,
जहां पे बारूद बनती है, गोला बम बारूद बनता है, उस विभाग के अंदर वो साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे। और उसमें भी एक स्पेशल डिपार्टमेंट था जिसका नाम है ERDL, एक्सप्लोजिव रिसर्च डेवलपमेंट लेबोरेटरी। माने जहां RDS जैसी बारूद का रिसर्च होता है, और उस लेबोरेटरी के वो चीफ साइंटिस्ट थे मानव सिंह कांशीराम। छोटी मोटी चीज नहीं थे वो। और साइंटिस्ट हर चीज को सोचता है, उस पर रिसर्च करता है, प्रयोग करता है, उसके बाद अपनी बात को आपके सामने रखने का काम करता है। बिना तथ्यों के शायद, बिना प्रयोग के, बिना तथ्य को बात नहीं करता। तो करता कभी नहीं करता। तो यही काम से मानव सिंह कांशीराम साहब, मानव सिंह कांशीराम साहब एक दिन बहुत सोचते रहे रात भर कि RPI क्यों फेल हो गई। RPI बाबा साहब के ड्रीम की पार्टी, सपनों की पार्टी थी, और जिस पार्टी ने पहले ही चुनाव में 6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत लिए, आखिर उस पार्टी को खत्म क्यों किया गया, वो RPI को फेल क्यों किया गया। तब मानव सिंह कांशीराम साहब ने अपने रिसर्च में लिखा कि RPI इसलिए फेल हुई कि RPI के पास कोई नॉन पॉलिटिकल रूट्स नहीं थी, माने कि गैर राजनीतिक गणित, माने आपके पास कोई और ऐसा संगठन नहीं था जो आपको सपोर्ट करता हो। तो गैर राजनीतिक संगठन ना होने की वजह से RPI फेल हो। और इसीलिए मानव सिंह कांशीराम साहब ने सबसे पहले उस रूट, माने कि जड़ को बनाने का काम किया और कहा कि हम सबसे पहले एक गैर राजनीतिक संगठन बनाएंगे, और जो खास तौर से बहुजन एम्प्लॉइज का होगा, माने पूरे देश के अंदर बहुजन एम्प्लॉइज को जोड़ करके हम बामसेफ के पैनल के अंदर उनको लेकर आने का काम करेंगे। और ये वही लोग हो गए जिन लोगों ने बाबा साहब को पहले कभी धोखा दिया, उनके पुरखों ने धोखा दिया। कि बाबा साहब की, आप सबको पता है कि बाबा साहब की आगरा में जो रैली थी, और आगरा की रैली बाबा साहब ने अपने बड़े दुखी मन से बोला था कि मुझे तो पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। और उन्हीं पढ़े लिखे लोगों की बड़ी टीम को मानव सिंह कांशीराम साहब ने खड़ा कर दिया, और खड़ा करके 6 दिसंबर 1973 को ये घोषणा की कि अगले 5 से 6 साल में पूरे देश में जा करके मैं बहुजन एम्प्लॉइज को जोड़ने का काम करूंगा, एक बड़ा संगठन बहुजन आंदोलन का इस देश में खड़ा करके ही दम दूंगा। और उसके बाद मानव सिंह कांशीराम साहब हर जगह गए, पैसे भी जेब में नहीं थे, लोगों ने जो हेल्प करी, कई दिन भूखे रहे, कहीं चाय मिली तो कहीं कुछ मिला, उसी पे चलते रहे, रात दिन दौड़ते रहे। तो मैं जब 2014 में, माने भाई ने मुझे 16 में तमिलनाडु भेजा, तो तमिलनाडु में मैं गया गिरापट्टी कन्याकुमारी में जो बस स्टैंड है, तो उस बस स्टैंड पे BSP का झंडा लगा हुआ, सरकारी बस स्टैंड पे झंडा लगा हुआ। तब मैंने पूछा, भाई यहाँ पर सरकारी बस स्टैंड है, BSP झंडा क्यों लगा हुआ। तो वहां के लोगों ने कहा, जब मानव सिंह कांशीराम साहब तमिलनाडु जब पहली बार आए तो सबसे पहले कन्याकुमारी आए। उन्होंने कहा मैं कन्याकुमारी से स्टार्ट करता हूँ, लास्ट पॉइंट है हमारे लिए, तो हम यही स्टार्ट करेंगे। तो कन्याकुमारी में उन्हें कोई जगह नहीं मिली रुकने के लिए, किसके पास जाएं, किसको ढूंढें, कौन हेल्प करेगा। तो कहा यही जो 3 सेट है बस स्टैंड का, जहां से लोग प्राइवेट बसें खड़ी होती हैं, लोग बैठ के जाते हैं, तो इसी सिटी बस स्टैंड पे मानव सिंह कांशीराम साहब रात में 3 दिन सोए, और 3 दिन इसी से यहीं पे सोए हैं, यहीं पे खाना खाए हैं, और यहीं से तमिलनाडु में मूवमेंट को स्टार्ट हुआ। और इसीलिए हम इस बस स्टैंड पे यहाँ पे झंडा लगा दिया गया है परमानेंट, मानव सिंह कांशीराम साहब की याद। और वो झंडा इतना ही मजबूत है कि चाहे AIADMK की सरकार आए और चाहे DMK की सरकार आए, किसी की हिम्मत नहीं है कि मानव सिंह कांशीराम साहब के सम्मान में वो झंडे को हटा दे। आज भी वो झंडा लगा हुआ है, पूरी ताकत के साथ में लगा है। ये जो मूवमेंट और जो मिशन ऐसे नहीं है, इसके पीछे बहुत त्याग, तपस्या, बलिदान, संघर्ष पहले भी सभी लोगों ने किया है, और आज भी आप सभी लोग इसके त्याग भी कर रहे हो, तपस्या भी कर रहे हो, संघर्ष भी कर रहे हो, और बलिदान भी कर रहे हो। अपने जीवन का भी बलिदान है। गर्मी में, लू में, थपेड़ों में आप गांव में जाके गांव चलो अभियान की मीटिंग करते हो, ये क्या है? संघर्ष ही तो है, ये सब संघर्ष है। आप लोग कहीं, कोई आपको खाना मिलता है, कहीं नहीं मिलता है, कोई चाय पूछता है, कहीं नहीं पूछता है, ये आपका संघर्ष है। तो संघर्ष किस बात के लिए कर रहे हैं? संघर्ष हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारी आने वाली पुश्तें, हमारी आने वाली जनरेशन इस देश के अंदर मान सम्मान के साथ हो।
हमारी बहू बेटे के साथ में जुल्म जाती ना हो।